आज हम लोगों का क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग स्टार्ट किए थे बिजनेस एनवायरनमेंट। आज इसका डे 2 है। बिजनेस एनवायरनमेंट का आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग जहां तक किए थे उसके बाद से हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया था। यहां तक हम लोग का पूरा कंप्लीट था। डायमेंशंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट तक ये वाला। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस से। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी was introduced in the year 1948। तो हम लोग का 1947 में आजादी मिला। उसके जस्ट एक साल बाद इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मेजर रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब जब से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अपना पूरा शक्ल ही बदल दिया, वो था 1991 में। 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था मेजर इकोनॉमिक चेंजेस थ्रू एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन ऐसा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन इकोनॉमी में 1991 के दौरान कि जो इंडियन इकोनॉमी का पूरा इतिहास बदल दिया। उस वक्त के हम लोग के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब देखो लोग इनको जितना भी गाली दें, लेकिन वो अपने वक्त के वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। और इंडिया का इकोनॉमी का हालात बहुत ज्यादा खराब था। इंडिया का हालात बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह होने जा रहा था। इंडियन इकोनॉमी इतना क्रूशियल स्टेज में था। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो बुलाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को और बोलते हैं कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझाइए, इंडियन इकोनॉमी को पटरी में लाइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं कि अगर हम लोग को इंडियन इकोनॉमी को सुधार करना है, सच में इंप्रूव करना है, तो कुछ बड़ा कदम स्टेप लेना पड़ेगा, बड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर नरसिम्हा राव बोलते हैं कि ठीक है, स्टेप लीजिए आप। अगर अच्छा हो जाता है तो सरकार में सब मिल बांट के इसका क्रेडिट लेगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप बलि का बकरा बन जाइएगा, आप फंसोगे। इसके बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं और इकोनॉमिक चेंजेस करते हैं। और उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी जो तेजी से ग्रो हुआ, आईटी बूम देखने को मिला, सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो किया, इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया अंडर हिज टेन्योर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। समझ में? तो इसीलिए उनको भले अभी मीडिया गाली दे रहा है, जो भी दे रहा है, अरे ये तो बोलता नहीं था, उसको तो बोलने नहीं आता था। भाई वो क्या बोलेगा? तुम बोलोगे उसको हिंदू मुस्लिम का डिबेट करो, वो है इकोनॉमिक्स पढ़े लिखे आदमी, वो जीडीपी के बारे में बात करेंगे, तुमको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता। समझ में आया? तो ये एक पढ़ा लिखा इंसान का एक बहुत अच्छा पहचान होता है कि वो ज्यादा किसी से उलझता नहीं है, ज्यादा किसी को बोले ना। अपने एक उनका बहुत फेमस लाइन है कि हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। मतलब मीडिया के हिसाब से देखोगे तब तो वो एकदम बेकार थे, कुछ नहीं किए, लेकिन एक्चुअली ही वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी। आज जो इंडियन इकोनॉमी में तुमको ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा कंपनीज जो इंडिया में आके बैठा हुआ है, उसका जो सूत्रधार थे इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो की पॉलिसी चेंजेस लाए। नंबर 1, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वाज एबॉलिश्ड फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ फ्यू रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड सोशल रीजंस। मतलब क्या, पहले क्या था ना, आपको कोई भी धंधा स्टार्ट करना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। हम आप लोगों को समझाए थे लाइसेंसिंग सिस्टम। कपड़ा का दुकान खोलना है, लाइसेंस लो। चप्पल का फैक्ट्री खोलना है, लाइसेंस लो। ये अब लाइसेंस देगा कौन? गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग देगा।
अब वो क्यों देगा? वो तुम्हारा मामा लगता है? तुम उसको कुछ खिलाओ, उसको खुश करो, उससे सेटिंग करो, तब वो देगा। तो ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया, डी लाइसेंसिंग। बोला कि अब मेजर इंडस्ट्रीज को छोड़कर लाइसेंसिंग का जरूरत नहीं है। मेजर इंडस्ट्री जैसे कि अल्कोहल, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, ये सब को छोड़कर आपको कपड़ा बेचना है जाओ बेचो, जूता बेचने है जाओ बेचो, बिस्किट बेचने है जाओ बेचो, कोई लाइसेंसिंग का सिस्टम नहीं। डी लाइसेंसिंग किया गया। मेनी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो जिसमें मोनोपोली था गवर्नमेंट का, उसको ओपन किया गया। बोले इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा और प्राइस घटेगा। पूरा मोहल्ला में सिर्फ मेरा ही किराना का दुकान है तो हम जो चाहे वो करेंगे, लेकिन बहुत सारा किराना का दुकान है, अब हमको अच्छा चावल रखना होगा, अच्छा सब्जी रखना होगा, कम दाम में रखना होगा। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनीज था जो लॉस में जा रहा था, तो उसको बेच दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिया गया कि भाई तुम लोग संभालो, अपना जो लॉस है उसको कम कर दो और हम लोग फोकस करेंगे पॉलिसी बनाने में रेदर देन बिजनेस करने में। एफडीआई के लिए रूल्स को लिबरलाइज किया गया। अब एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करता है इंडिया में दो तरीका से करता है, एक है एफडीआई और दूसरा है एफपीआई। एफडीआई एंड एफपीआई दोनों का मतलब क्या? देखो, एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया में इन्वेस्ट करता है उसके पास दो रास्ता होता है, एफडीआई के थ्रू और एफपीआई के थ्रू। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिए। इंडियन कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? थ्रू स्टॉक मार्केट। ये इजी है, टाटा में डाल दिए, रिलायंस में डाल दिए, महिंद्रा में डाल दिए, कोटैक में डाल दिए, एसबीआई में डाल दिए, जब दिल हुआ वापस लेकर चले गए। तो ये इजी है इन्वेस्ट करना, सेफ है। एफडीआई का मतलब होता है कि फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में अपना सेटअप कर रहा है और पैसा लगा रहा है। जैसे कि स्पेसएक्स या टेस्ला बोला हम इंडिया में जाके बनाकर बेचेंगे। अब इंडिया में मान लो फॉर एग्जांपल यूपी में एक बड़ा सा जगह देगा, हैदराबाद में एक बड़ा सा जगह देगा, वहां पे अपना ऑफिस बना रहा है, टीम को उतारा, पैसा लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया, इंस्टीट्यूट को खड़ा किया, उसके बाद यहां से बिजनेस कर रहे हैं। एप्पल बोला हम मेड इन इंडिया, इंडिया में बना के बेचेंगे। ये हुआ एफडीआई, मतलब फॉरेन कंपनीज पैसा, टेक्नोलॉजी, मैन पावर के साथ कंट्री में आ रहा है, अपना फिजिकल प्रेजेंस है यहां पे उसका और यहां से धंधा कर। और एफपीआई मतलब बस पैसा लगा दिए और जब दिल हुआ लेके चले गए। तो एफपीआई इजिली आ सकता है, एफडीआई इजिली नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई कंपनी में फिजिकल प्रेजेंस तभी ना रखोगे जब वहां का गवर्नमेंट फेवरेबल हो, पॉलिसी फेवरेबल हो, ग्राउंड लेवल में काम करने लायक हो। समझ में आ रहा बात? क्यों? क्योंकि हम भाई जमीन खरीद लिया, बिल्डिंग बना लिए, सब कुछ कर लिए, टीम को लेके आगे, अब ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, सरकार बदल गया, अब बोल रहे नहीं हम करने नहीं देंगे। होता है ना ऐसे, शिवाजी में देखिए ना, ऐसे बोलता है सर इमारत लगभग तैयार हो चुका है, आप अभी इसे तोड़ने को बोलेंगे तो क्या होगा, है ना? मतलब ऐसे होता है ना। तो इसीलिए एफडीआई कंट्री में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देश जो है ग्रो करेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया एफडीआई एंड एफपीआई। तो एफडीआई के लिए रूल को लिबरलाइज किया गया। अब रूल लिबरलाइज करोगे तब ना बाहर का आदमी आएगा भाई इन्वेस्ट करने। ऑटोमेटिक अप्रूवल होने लगा फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया जिसका काम था प्रोमोट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आना चाहिए। ठीक है, ये सब की पॉलिसी चेंजेस किया गया। और 3 जो मेजर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो ऊपर में आप लोगों को बताए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब है ये तीनों का और क्या हुआ था इस तीनों में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले आते हैं एल, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रूल्स में
छूट देना। फिर हम बोलते ना भाई ये फैमिली बहुत लिबरल फैमिली है, मतलब रात में 12-1 बजे भी आ रहा है तो घर वाला कुछ बोल रहे नहीं, बहुत लिबरल फैमिली है, मतलब रूल्स बहुत ढीले है। और एक लोग बोलते नहीं भाई बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है, जहां 10 बज जाएगा फोन करना चालू। लिबरल वर्ड का मतलब क्या है ना, कि छूट देना है, बहुत लिबरल है। और स्ट्रिक्ट, इसका ऑपोजिट क्या होता है, स्ट्रिक्ट, है ना, कि बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि छूट दिया गया, ठीक है ना, इकोनॉमी में बहुत सारा छूट दिया गया, अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर से, और वो लोग को फ्रीडम दिया गया ऑपरेट करने का। भाई जहां धंधा करना है करो, जहां काम करना है करो, लिबरलाइज किया गया रूल। अब स्टेप्स क्या लिया गया लिबरलाइजेशन में, पहला फ्रीडम टू स्टार्ट मोस्ट इंडस्ट्रीज विदाउट लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। भाई दवाई में अगर लाइसेंसिंग नहीं रखेगा, तुम अपना घर से ले आके जो तो दवाई बना के पिला दोगे, आदमी तो मरे जाएगा। तो दवाई हो गया, अल्कोहल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तुम जो तो फर्टिलाइजर बना के बेच दोगे, पूरा फसल तो खराब हो जाएगा। अब कपड़ा अगर तुम खराब भी बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेजर इंडस्ट्रीज को छोड़ के लाइसेंसिंग वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। रिडक्शन इन इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व था इंडस्ट्रीज, दैट वाज रिड्यूस्ड, मतलब उसमें प्राइवेट कंपनीज को भी आने दिया गया। जैसे इंश्योरेंस, पहले प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं था, बस सिर्फ LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उसके बाद आया ICICI, SBI, कोटैक, रिलायंस, टाटा, सब इंश्योरेंस। जब मार्केट ओपन किया गया तो सब इंश्योरेंस कंपनीज फॉर्म हुआ, बहुत सारा, है ना। शॉर्टर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज था उसका लिस्ट को और कम कर दिया गया। रिलैक्स, FDI का लिमिट्स को रिलैक्स किया गया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन दिया गया। फ्रीडम टू फिक्स प्राइस, पहले क्या होता था ना, प्राइस बनेगा, सामान बनेगा तुम्हारा कारखाना में, लेकिन रेट फिक्स करेगा गवर्नमेंट, इसको रिमूव किया गया। पर तुम्हारा दाम, तुम्हारा सामान तुम जितना में बेचोगे। अब देखो ये एक तरह से देख के लगता है बहुत खराब, ठीक है गवर्नमेंट ठीक दाम फिक्स करता था, लेकिन बात बोला गवर्नमेंट अगर दाम फिक्स करेगा तो मेरे पास कोई इंसेंटिव रहेगा अच्छा बनाने का, कुछ अपग्रेड करने का नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट बोला ठीक है भाई तुमको अगर बेचना है अपने हिसाब से अपने दाम से बेचो, लेकिन कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अब ऑटोमेटिकली हम मोहल्ला में 5 रुपए की जगह 10 रुपए का पूरी बेचेंगे और क्वालिटी 5 रुपए वाला देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो अगर हमको 10 का पूरी बेचना है तो 10 वाला क्वालिटी देना पड़ेगा। उसमें भी गवर्नमेंट के पास, कस्टमर के पास फ्रीडम है कि वो लेगा या नहीं लेगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट। टैक्सेशन में रिडक्शन दिया गया, अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस किया गया, ठीक है। और बहुत सारा ये सब जो है इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस को, सॉरी अनइंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या मतलब है प्राइवेटाइजेशन का, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का ओनरशिप और कंट्रोल को धीरे धीरे करके प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर कर देना। जैसे कि देखो एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट का था, अभी किसका है, अभी किसका है, ये टाटा के अंदर में आ गया। इसको ही बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट अपना जो ओनरशिप और मैनेजमेंट और कंट्रोल है बहुत सारे इंडस्ट्रीज का, उसको प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं। फ्री में नहीं दे रहा भाई, पैसा ले रहा है, ठीक है, बेच रहा है एक तरीका से। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। एक होता है इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, और जब हम पैसा वापस निकाल ले रहे हैं उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि यार LIC में मेरा 80% शेयर है, एक काम करते हैं 10% बेच देते हैं, इसको बोलेगी यार डिसइन्वेस्टमेंट करना। 10% बेच के अपना पैसा मेकअप कर दे। गॉट माय पॉइंट, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ओवर द इयर्स
गवर्नमेंट गेल, आईपीसीएल, बैल्को, मारुति उद्योग, ये सब में डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस को स्टार्ट किया, धीरे 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 करके उसको प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया गया। अब इसका देखो, अब कोई बोलेगा सर ये अच्छा है, सर ये खराब है। इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अभी देखो रेलवेज में कितना प्रॉब्लम है ना, 3 महीना पहले 2 महीना पहले रिजर्वेशन करने का होता है, सुबह 10 बजे रिजर्वेशन काउंटर खुलता है, 11 बजते बजते वेटिंग में चलेगी। अभी तुम इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो रेलवे, टिकट का दाम बढ़ जाएगा, जो अभी तुमको 1000 में मिल रहा हो सकता है 2-3 हजार में मिले, लेकिन सीट तुमको कंफर्म मिलेगा, साफ सफाई इंप्रूव हो जाएगा। तो अब देखो क्योंकि रेलवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है भाई, वो कुछ नहीं, खाली रेल बंद कर दो, जिस दिन लोकल ट्रेन बंद रहता है देखते हो कलकत्ता खाली लगता है, देखते हो कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में जो लोग काम करने आ रहे हैं वो 80% तो कोलकाता के बाहर से आते हैं, और रेलवे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम जो बीएड किए थे, बीएड हम किए थे बगनान के कॉलेज से, अब बगनान यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, यहाँ से लगभग हावड़ा जाते थे हम, हावड़ा से ट्रेन का जो डिस्टेंस था वो लगभग और ज्यादा ही था, लगभग 15 रुपया लेता था 70 किलोमीटर का, और यहाँ से हावड़ा हम जाते थे बस में तो वो भी हमसे 15-20 रुपये लेते थे। फिर वहां से उतर के बस स्टॉप से, मतलब स्टेशन में उतर के फिर एक ऑटो करके कॉलेज जाना पड़ता था, वो 25 रुपये ले लेगा। मतलब यहाँ ऑटो और बस 20 रुपये 25 रुपये ले रहा है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का। यहाँ से हम लोग घर से हावड़ा कितना दूर होगा, 10 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, और वहां 70 किलोमीटर ट्रेन हमको 15 रुपये मिलेगी चले जाए। तो ट्रेन क्या चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और भी बहुत कोई, जो मतलब जैसे मेरे भाई का शॉप है मोगराहाट स्टेशन में चप्पल का, तो उसका मंथली बना हुआ है 100 रुपये का, मतलब वो आना जाना डेली 50 किलोमीटर अप डाउन करता है, 100 रुपया महीना का उसका लगता है बस। अब वो दिन भर में जितना बार आना जाना है, तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब ये जब प्राइवेट हाथ में जाएगा तो ये इतना सस्ता, लेकिन हाँ प्राइवेट भी क्वालिटी तुमको अच्छा देगा। ये नहीं कि तुम सेकंड क्लास का टिकट कटवा दिया और वहां पर जैसी ट्रेन जो है कोलकाता का बॉर्डर क्रॉस करके बिहार यूपी की तरफ बढ़ा, सेकंड क्लास हो गया पूरा जनरल, पूरा मोहल्ला घुस गया। तो ये चीज नहीं होगा, कंट्रोल होगा। तो प्राइवेटाइजेशन का एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। अभी तो खैर उसके ऊपर हम नहीं पढ़ रहे। स्टेप्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स लिया जाएगा। नंबर 1, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से डिसइन्वेस्टमेंट करो, फंड्स को छोड़ो। बोर्ड सेटअप किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, टू रिवाइव सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब ये सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का क्या मतलब है सर? व्हाट डू यू मीन बाय सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स? जो बीमार है, बीमार मतलब वो कंपनीज, वो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो सालों से लॉस झेल रहा है, जो सालों से लॉस झेल रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं सिक यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सिक यूनिट्स। उसका रिवाइवल के लिए बोर्ड बनाया जाता है। जैसे कि देखो बीएसएनएल सिक यूनिट था, सालों से लॉस झेल रहा था, अभी कोलकाता वाला ब्रांच तो बंद ही हो गया, बाकी सब जगह पे कोई खास चल रहा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट मोहब्बत निभा रहा है जियो से, जबकि शादी हुआ है बीएसएनएल से। बीएसएनएल को घर में ऐसे छोड़ दिया और जियो को लेकर घूम रहे। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होल्ड मोर देन 51% शेयर्स तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल उन लोग के पास आ जाएगा। तो फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है? वही सेम, रिड्यूसेस द रोल, पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज करना, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना, गवर्नमेंट के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन को हटाना, द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, रिड्यूसेस द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब देखो प्राइवेट कंपनी में क्या, काम नहीं है निकाल देगा। अब गवर्नमेंट में एक बार तुमको ले लिया, काम रहा चाहे नहीं रहा, तुमको सैलरी तुमको देना ही पड़ेगा 60 साल तक का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये स्पीड अप करेगा, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ा देगा, गवर्नमेंट का इनकम को इंक्रीज कर देगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बढ़ेगा, प्राइस डिक्रीज होगा। ये सब आ जाता है मेरा प्राइवेटाइजेशन। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो ग्लोब का क्या मतलब है? ग्लोब
बोलो, ग्लोब देखे हो कि नहीं भाई? हाँ, अर्थ का ग्लोब है ना, अर्थ का जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर रहता है सर, 3D मॉडल डिजाइन है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोब। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपना कंट्री का इकोनॉमी को पूरा ग्लोब के इकोनॉमी के साथ जोड़ देना, अपने कंट्री का इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ रहा है बात? इंडिया पहले ग्लोबलाइज्ड कंट्री नहीं था। ग्लोबलाइज्ड कंट्री नहीं था मतलब इंडियन इकोनॉमी क्लोज था, इंडिया का दरवाजा बंद था। हर कंट्री इंडिया में आकर ट्रेड नहीं कर सकता था, हर बिजनेस इंडिया में आके इजली धंधा नहीं जमा सकता था, इंडियंस इजली बाहर से कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करवा सकता था क्योंकि दरवाजा बंद था। तो इंडिया ग्लोबलाइज्ड उस वक्त नहीं था, लेकिन 1991 के बाद इंडिया का दरवाजा खोल दिया गया और इंडिया ग्लोबलाइज्ड कंट्री हो गया। विप्रो बोले, इन्फोसिस जानते हो तुम लोग? इन्फोसिस का नाम सुने हो? क्या करता है इन्फोसिस? आईटी कंपनी है ना, टॉप 3 में आता है, आईटी नंबर 2 में आफ्टर टीसीएस। इन्फोसिस जो है इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी। उसका फाउंडर कौन है? नारायण मूर्ति, वही जिसको खूब गाली पड़ा था, जो बोल रहा था इंडिया में मिनिमम सबको 70 घंटा काम करना चाहिए हफ्ता में। 70 घंटा मतलब 7 दिन 10 घंटा मिनिमम, खूब गाली पड़ा था उसको। ठीक है, खैर छोड़ो ये सब। वो बोलता है क्या करते हो सब तुम लोग करंट अफेयर्स, हम तो फेसबुक इंस्टा खोलती है यही सब के लिए, क्या चल रहा है देखिए। तुम लोग फेसबुक इंस्टा में कौन सी फीड आ रहा है भाई? तो नारायण मूर्ति बोलता है बिफोर 1991 वो एक कंप्यूटर उनको इंपोर्ट करवाना था, यूएस से इंडिया कंप्यूटर मंगवाना था। बोलते को 1 साल लगा था पूरा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने में कि भाई कंप्यूटर नहीं मंगा रहे, लग रहे एटम बॉम्ब मंगवा रहे। अभी कोई बड़ा बात है बाहर से कंप्यूटर मंगवाना? कोई चच्चा खाला फुप्पा लोग, अगर चच्चा हो गया, मामा हो गया, खाला हो गया, कोई भी दुबई वुबई में काम करता होगा, यू बोल सकते हो हाँ भाई लेके आ जाइए, आते वक्त लेते हुए आ जाएगा एक तो लैपटॉप, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई। तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी होने में फायदे ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इनटू वन लार्ज ग्लोबल मार्केट। अब ये कैसे होगा? आपको ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करना होगा, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना होगा, ठीक है ना, ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स डूइंग बिजनेस ऑन अ वर्ल्ड स्केल इंस्टेड ऑफ लिमिटेड टू वन कंट्री। मतलब इंडिया का आदमी, आज हम इंडिया में बैठ के पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, उसी तरह पूरा वर्ल्ड का कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर सकता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ये बहुत जरूरी है आज के डेट में, है ना। इंडिया का मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, यूएस में काम कर रहा है, वो लोग अपने घर में जब पैसा भेजता है तो इससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो होता है ना भाई। डॉलर आता है, रियाल आता है, फिर वही डॉलर रियाल को लेकर हम लोग पेट्रोल मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामान। अब की फीचर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन का? पहला तो यही है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दी कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्रीली गुड्स मूव कर सकता है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस दी नेशन, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस दी नेशन, पीपल आराम से आना जाना कर सकता है, ठीक है ना। और कुछ भी अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो ये ग्लोबली इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। The idea of globalization is to treat world as a global village. ग्लोबलाइजेशन का आइडिया है कि वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखा जाए, एक कंट्री की तरह देखा जाए, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड लेबर मूव फ्रीली। एज अ रिजल्ट बहुत सारा फॉरेन कंपनी जाके इंडिया में अपना धंधा जमाया, बहुत सारा इंडियन कंपनी जाके बाहर अपना धंधा जमाया। इंडिया में कंपटीशन बढ़ने लगा, कंपटीशन बढ़ने की वजह से टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंप्रूव हुआ। समझ में आ रहा है बात? बहुत सारा जॉइंट वेंचर्स देखने को मिला, जैसे कि टाटा डोकोमो, टाटा यहाँ का है, डोकोमो बाहर का था। बजाज अलायंस,
बजाज यहाँ का था, अलायंस बाहर का था। हीरो होंडा, हीरो यहाँ का था, होंडा बाहर का था, है ना, ये सब नाम सुने हैं ना हम लोग। मारुति सुजुकी, मारुति यहाँ का था, सुजुकी बाहर का था। तो ये सब बहुत सारा जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, जब कोई बाहर का कंपनी इंडिया या कोई लोकल मार्केट में जाना चाहता है तो उसको अकेला सब कुछ करने में थोड़ा रिस्क रहता है। वो सोचता है कि एक तो उस कंट्री का कोई कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे कि मान लो तुमको कोई दूसरे मोहल्ला में बिल्डिंग बनाना है, अब तुम वो मोहल्ला के हो नहीं, तो तुम सोचते उस मोहल्ला का कोई एक दो गुंडा को अपने साथ चिपका लेंगे, दोनों मिलके बनाएंगे, ताकि लोकल जितना भी मारा पीटी वाला झमेला होगा, पेपर वर्क होगा, वो संभाल लेगा, और मेरे पास एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, हम पैसा लगाएंगे। होता है ना, बहुत कॉमन, हम लोग के यहाँ पे तो नॉर्मल देखने को मिलता ही है, दो गुंडा मिलके, एक बाहर का गुंडा है, एक मोहल्ला का गुंडा है, दोनों मिलके बिल्डिंग बना रहे। तो वैसे ये वर्ल्ड लेवल में भी होता है। अब सुजुकी सोच रहा है हम डायरेक्टली इंडिया में जाएंगे, थोड़ा दिक्कत है। मारुति वही का कंपनी है, उसके साथ टाई अप कर लेती है। होंडा सोचता है डायरेक्टली हम जाके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, हमको तो कुछ पता नहीं है वहां के बारे में। हीरो वही का कंपनी है, उसके साथ टाई अप कर लेते हैं। हीरो को सब पता है, उसका शोरूम पूरा सब कुछ वहां पे है, आदमी लोग ऑलरेडी उसके पास है, हम अपना टेक्नोलॉजी और पैसा लेकर जाते हैं, उसके साथ टाई अप करके अपना धंधा करेंगे। समझ में आया? तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहला तो सर, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। लाइसेंस का सिस्टम ही खत्म, कंपटीशन इंप्रूव हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा, ट्रेड बैरियर रिड्यूस हुआ, गुड्स फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर मूव होने लगा, एफडीआई इंक्रीज हुआ इंडिया में, इंडियन इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हुआ, इंडिया का अर्निंग बढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव हुआ, बेटर क्वालिटी गुड्स मिलने लगा लोगों को। पोस्ट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ। तुम अगर 1947 से लेकर 1990 तक देखो तो उतना कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा तुमको, लेकिन 1991 से लेकर अभी अगर तुम 2020 तक का देखोगे, तुमको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अब तो हम लोग 2026-27 में है, लगभग 2026 में हर साल तुमको कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना। पहले तक चैट जीपीटी ले भाई, मेटा का ये आ गया, गूगल का जेमिनी आ गया, क्लॉड आ गया, अब हर साल कुछ ना कुछ आते रहे, है ना। लेकिन सर थ्रेड्स भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा हरा है, नहीं, थ्रेड्स भी है, डेंजर्स भी है। क्या डेंजर्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सफर करने पड़ा, क्योंकि बड़ा बड़ा फर्म के साथ वो कंपीट नहीं कर पाए। बड़ा बड़ा फर्म के साथ वो कंपीट, अभी देखो इंडिया में वैसे ही हो रहा है, जितना किराना का शॉप है सब बेचारे लोग सफर कर रहे हैं। क्यों? ब्लिंकिट आ गया, तुमको 200 रुपया का सामान में घर में ला के दे रहा है, प्लस दूध दे रहा है 1 रुपया का फ्री, कभी प्याज दे रहा है 1 रुपया में, प्लस तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो पैसा भी तुमको 45 दिन बाद देना है, 4 तल्ले में तुम्हारा घर है, घर में ला कर दे रहे हैं, तो तुम क्यों नीचे से जाके लोगे? जो प्रोडक्ट तुमको नीचे में 100 रुपए में मिल रहा है, ब्लिंकिट बोल रहा हमसे ले लो 90 रुपये में, घर ला के दे रहे। तो छोटा छोटा किराना का दुकान क्या हो, उससे कंपीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये लोग के पास हजारों करोड़ रुपए का फंडिंग है। ये लोग 5 साल लॉस में भी बेचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फ्लिपकार्ट आज तक प्रॉफिट नहीं कमा पाए इंडिया में। फ्लिपकार्ट सुनती हो ना नाम, हम लोग कभी ना कभी ऑर्डर किए होंगे, आज तक वो प्रॉफिटेबल नहीं, सालों से चल रहा है, करोड़ों रुपया का फंडिंग है। लेकिन तुम्हारा जो किराना का दुकान है वो बेचारा अगर 1 महीना नहीं कमाएगा तो दूसरा महीना दुकान चला नहीं सकेगा। समझ में आ रहा है बात? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफर कर रहा है बिकॉज वो लार्ज फर्म के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल कैपेसिटी में, टेक्नोलॉजी में। एंट्री ऑफ मेनी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आने की वजह से कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इंडियन मार्केट से इंडियन
कंपनी गायब हो जा रहे हैं। जैसे कि आज अगर हम सेलफोन का बात करें तो कोई भी एक तुम हमको अच्छा ब्रांड बता दो सेलफोन का जो इंडियन ब्रांड है। हम लोग के टाइम जब स्कूल में थे तो माइक्रोमैक्स थोड़ा बहुत नाम किया था, अभी तो माइक्रोमैक्स नजर नहीं आते। अभी रेडमी, अगर मान लो कोई अमीर है तो आईफोन यूज कर रहा है, अगर मेरा तरह गरीब है तो रेडमी, वीवो, ओप्पो ये सब चला रहा है ना। कोई ब्रांड ही नहीं है जो उन लोग के सामने compete कर पाए, तो तुम क्या करो। एमएनसीज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आया, इंडियन फर्म्स को आउट परफॉर्म कर दिया। इसीलिए देखो डेयरी सेक्टर को यूएस खोलने बोल रहा है इंडिया को, लेकिन मोदी खोल नहीं रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं ओपन कर रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर और डेयरी सेक्टर को। हम लोग के यहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 लीटर दूध 50-60 रुपए में मिलते हैं। जिस दिन मार्केट ओपन हो गया ना तो यूएस कंपनी अगर एंटर कर दिया तो 1 लीटर दूध 20-30 रुपए में बेचने लगेगी, क्योंकि वो लोग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उससे वो लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम कम पड़ता है। और वहां का जो गाय रहता है या भैंस रहता है तो वो लोग उन लोग मीट बेस्ड फूड खिलाते हैं, मीट बेस्ड। लेकिन हम लोग के यहाँ पे तो भाई जो जानवर है तो घास घास फूस खाता है, हम लोग तो मीट बेस्ड नहीं खिलाते बिकॉज ऑफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इस वजह से डेयरी सेक्टर गवर्नमेंट ये अच्छा काम कर रहा है, ओपन नहीं कर रहा है एंड होपफुली वो ओपन ना करे प्रेशर में आके भी, क्योंकि अगर ओपन कर दिया तो यहाँ का जितना डेयरी सेक्टर वाले लोग हैं सब गायब हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर गायब हो जाएगा। क्योंकि वो लोग का क्या है, वो लोग का तो एकड़ एकड़ जमीन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम लो, इतना सस्ता में बेच देगा कि तुम सकोगे ही नहीं कम्पीट करने। जैसे इंडस्ट्रीज तबाह कर दिया चाइना, चाइना इतना सस्ता सामान तुमको दे रहा है कि इंडियन फर्म कम्पीट नहीं कर पा रहे, है ना। तुमको टेबल चाहिए, इंडियन कारपेंटर बोल रहा हाँ 2 दिन लगेगा बनाने में, 5,000 खर्चा आ गया। चाइनीज कंपनी बोल रहा 5,500 में ले, रेडीमेड है, जाओ लेके जाओ, है ना। हर चीज प्लास्टिक में निकाल दिया, इतना कम में निकाल दिया, क्योंकि वो लोग का इंडस्ट्रीज इतना डेवलप्ड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है। जो चश्मा, जैसे जो चश्मा हम लोग पहन के, मेरे एक फ्रेंड स्टूडेंट है तो उसका चश्मा का शॉप है, तो ये चश्मा का जैसे कॉस्टिंग कितना 1,000 रुपया 1,200 रुपये में हम लोग खरीदते हैं, कम में भी खरीदेगा कोई 600-700 रुपये में खरीदेगा। तो वो बोलता है ये फ्रेम उन लोग मंगाता है, एक फ्रेम चाइना से 10 रुपये और यहाँ पे बेचते हैं 700, 800, 900। लेकिन हाँ बल्क में मंगवाना पड़ता है, मतलब एक ये नहीं कि 10 फ्रेम मंगवा रहे, वो लोग को कंटेनर मंगवाना पड़ता है। मतलब सोच रहे तुमको वो फ्रेम बेच रहा है कितना में, 500, 600, 800, और वो लोग का 10 रुपये 20 रुपये करके कॉस्टिंग पड़ता है। अब तो चाइना उसको 10 रुपये 20 रुपये में बेच रहा है तो वो कितना में बनाता होगा, उसका कॉस्ट क्या पड़ता होगा। सेम विथ चप्पल हो गया, जूता हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा डेवलप्ड है, वर्कर का एफिशिएंसी इतना हाई है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म्स पुअरर सेक्शन तक नहीं पहुंचा, ग्लोबल फर्म्स इग्नोर कर दिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। याद होगा तुम लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ी होगी ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ENVS में क्लास 10 में। यूनियन कार्बाइड फॉरेन कंपनी इंडिया में आके धंधा किया, भोपाल में लाखों लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसको इन्वायरमेंट से क्या लेना देना उन्हें, वो तो आया पैसा कमाया निकल गया। तुम्हारा नदी खराब कर देगा, तुम्हारा माउंटेन खराब कर देगा, तुम्हारा एयर पोल्यूशन कर देगा, रिवर्स खराब कर देगा। वेस्टर्न कल्चर हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिंग ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। ये सब थ्रेट्स है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब देखो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चेंजेस हुआ है उसमें बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, चैप्टर को कंप्लीट कर। कोई भी डाउट यहां तक होपफुली समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब। अब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चेंजेस हो रहा है या हुआ है उसमें इंडस्ट्रीज और बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये जो LPG पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे इंडियन बिजनेसेस और
इंडस्ट्रीज में क्या इंपैक्ट पड़ा, तो देखते हैं। पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन क्या हुआ, बढ़ गया। अभी देखो, पहले कोचिंग की हम लोग बात बोलते हैं, पहले अगर हम ऑनलाइन तो था नहीं, ऑफलाइन था, अगर हम तोपसे में पढ़ा रहे हैं तो मेरा कंपटीशन था तोपसिया का कोचिंग का टीचर में। जब से ऑनलाइन आया है हम भले पढ़ा रहे हैं तोपसे में बैठ के, लेकिन मेरा कंपटीशन कोई अगर सिल्लीगुड़ी में बैठ के है वो भी है, कोई दिल्ली में बैठ के तो वो भी टीचर के साथ हम कंपीट कर रहे हैं, कोई राजस्थान में टीचर बैठा हुआ उससे भी हम कंपीट कर रहे हैं, कोई पटना में टीचर बैठा हुआ उससे भी हम कंपीट कर रहे हैं, है ना। क्यों, कंपटीशन इंक्रीज हो गया सर, ऑनलाइन आ गई तो आप लोग सब। अब एक बच्चा है जो बिहार में बैठा हुआ है, उसका वहां पे गांव में कोई टीचर है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो वो ऑनलाइन हम लोग का वीडियोस देख सकते हैं ना, अब सब बातें देखेगा। तो बिहार में बैठा हुआ एक टीचर और हम जो उससे हजारों किलोमीटर दूर है, हम लोग एक दूसरे का कंपटीशन में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, है ना। पहले कपड़ा के लिए तुम्हारा लोकल एरिया का जो शॉप था आपस में कंपीट करता था, अभी बड़ा बड़ा मॉल खुल गया, ऑनलाइन में आ गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, वो लोग के साथ कंपीट करना पड़ रहा है इसको। कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडियन कंपनी स्टार्टेड फेसिंग इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म टू रिमूव ड्यू टू द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग from multinational company with better technology and large resource. Only efficient firms could survive. Weak firms exited the market. जो कमजोर था वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया। कंपटीशन इंक्रीज स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, एयरलाइंस, बैंकिंग, ठीक है ना। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर और डिमांडिंग हो गया। अब देखो, पहले जब ऑनलाइन नहीं था तो हम जो पढ़ा दिए या जो एरिया का जो टीचर पढ़ा दिया तुमको लगा बस यही है सबसे बेस्ट। अब ऑनलाइन आने के बाद तुमको लगे यार सर कैसे पढ़ा रहे, ऑनलाइन में एक टीचर है वो सर से अच्छा पढ़ा रहे, उनका पढ़ाई ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, तो कस्टमर और ज्यादा डिमांडिंग हो गया। अब तुम देख के आए कोई वीडियो, तुम बोले सर तुम लोग को ये वाला चैप्टर समझाई, तुम आके बोल रहे सर वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये भी तो है, ये वाला समझ नहीं कर रहा है, ये भी तो है। बहुत कोई करता है ऐसे, तो क्या हुआ, कस्टमर और डिमांडिंग हो गया, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ज्यादा फर्म्स एंटर किया मार्केट में, कस्टमर के पास वाइडर चॉइस है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए उसको, कॉम्पिटिटिव प्राइस में चाहिए। एज अ रिजल्ट कस्टमर जो है अवेयर हो गया और डिमांडिंग बन गया। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले क्या होता था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच था, मतलब माल बनाओ बिक तो जाएगा, अभी ऐसा नहीं है, अब हो गया मार्केटिंग ओरिएंटेड, भाई कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब बिकेगा, अदरवाइज माल जितना भी बना लो वो वैसे रह जाएगा। तो मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैनशिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के दौर पे। हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे, लोगों को पता ही नहीं है कि हम पढ़ा रहे, तो क्या हो जाएगा। मेरा अच्छा पढ़ाना तब ना हमको काम देगा जब लोगों तक ये बात पहुंचेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब लोगों तक कैसे पहुंचेगा, हम बैनर लगाते हैं, तुम लोगों को बोलते हैं बाबू शेयर करो इसको, स्टेटस में लगाओ, ये करो, क्यों बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। जब तुम मेरा इमेज मतलब वीडियो लगाओगे या लिंक शेयर करोगे, मान लो मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट है, अब ये लोग 100 जो है 10-10 को शेयर किया तो ऑटोमेटिकली 1000 बच्चे तक चला गया। अब 1000 में से मान लो 200-300 चेक करता है, तब 200-300 तक बात पहुंचे, तो ये क्या है, यही है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। फिर मार्केटिंग रिसर्च कर रहे, हम रिसर्च करते रहते हैं ना, बुक्स बना, नोट्स बना रहे, एमसीक्यूज बना रहे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या और देना चाहिए। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रहा है, तेजी से बदल रहा है। नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज का नेसेसिटी भी है सर, ठीक है ना। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है तो आपको वक्त के साथ चेंज होना पड़ेगा।
नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो हम लोग को उसको ज्यादा स्किल बनाना पड़ेगा, टेक्निकली ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब डेवलप करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को। रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, अब देखो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट पब्लिक सेक्टर से हटा दे, पब्लिक सेक्टर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, खुद से अपना पैसा जनरेट कर पाए, और अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल बिजनेस। एलपीजी पॉलिसी से क्या हुआ, इंडियंस के लिए भी डोर खुल गया, दरवाजा खुल गया, बहुत सारे इंडियन कंपनीज बाहर जाके बहुत नाम कर रहे हैं, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, टाटा, ये लोग का बाहर में बहुत नाम है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन एलपीजी एक सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया है इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री में, ठीक है। फर्म्स और ज्यादा कस्टमर फोकस्ड हो गया, क्वालिटी कॉन्शियस हो गया, कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बढ़ा है, ठीक है ना। साथ ही साथ कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो प्लेयर था वो लोग मार्केट से एग्जिट भी ले लिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका एमसीक्यूज थोड़ा बहुत जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, ठीक है ना। और कितना चैप्टर बचेगा, और आई थिंक और 4 या 3 चैप्टर बचे है ना, 3 या 4 चैप्टर और है, देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 4 चैप्टर और है, ठीक है। आई विल ट्राई कि इसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर दे, ज्यादा टाइम ना ले इसका।